नमस्कार। स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत के इतिहास के अध्याय संख्या 23 में आपका स्वागत है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज एवं पाकिस्तान की मांग। भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक सहयोग का आह्वान किया गया था। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक 14 जुलाई 1942 में वर्धा की बैठक हुई में संघर्ष के गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी। क्रिप्स मिशन जब वापस लौटा 1942 में, तब गांधी जी ने अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने और जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों से अहिंसक असहयोग का आह्वान किया था। संघर्ष क्यों अपरिहार्य हो गया? कई कारण थे। पहला, संवैधानिक गतिरोध को हल करने में क्रिप्स मिशन की असफलता ने संवैधानिक विकास के मुद्दे पर ब्रिटेन के अपरिवर्तित रुख को उजागर कर दिया तथा ये बात स्पष्ट हो गई कि भारतीयों की ज़्यादा समय चुप्पी उनके भविष्य को ब्रिटेन के हाथों में सौंपने के समान होगी। इससे अंग्रेजों को भारतीयों से विचार विमर्श किए बिना उनके भविष्य निर्धारण का अधिकार मिल जाएगा। दूसरा, मूल्यों में बेहताशा वृद्धि तथा चावल, नमक इत्यादि आवश्यक वस्तुओं के अभाव के कारण सरकार के विरुद्ध जनता में तीव्र असंतोष था। सरकार ने बंगाल एवं उड़ीसा की नावों को जापानियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने के भय से जब्त कर लिया, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटेन ने असम, बंगाल एवं उड़ीसा में दमनकारी एवं भेदभावपूर्ण भूनीति का सहारा लिया। तीसरा कारण, दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की पराजय और शक्तिशाली ब्रिटेन के पतन के समाचार ने असंतोष को व्यक्त करने की इच्छा शक्ति भारतीयों में जगाई। ब्रिटिश शासन के स्थायित्व से लोगों की आस्था कम होने लगी तथा लोग डाकघरों एवं बैंकों से अपना रुपया वापस निकालने लगे। चौथा, बर्मा और मलाया को खाली करने के ब्रिटिश सरकार के तौर तरीकों से काफ़ी असंतोष फैला। सरकार ने बर्मा और मलाया में जो खाली करवाने की स्थिति देखी थी बाकियों ने, तो उससे प्रभावित हुए। सरकार ने यूरोपियों की बस्तियां खाली करा ली और स्थानीय निवासियों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। यहाँ 2 तरह की सड़कें बनाई गई, भारतीय शरणार्थियों के लिए काली सड़क और यूरोपीय शरणार्थियों के लिए सफ़ेद सड़क। ब्रिटिश सरकार की इन हरकतों से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा और उनकी सर्वश्रेष्ठता की मनोवृत्ति उजागर हो गई। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की इस हरकतों से अंग्रेजों की प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा और उनकी सर्वश्रेष्ठता को मनोवृत्ति उजागर हो गई। यूरोपीय शरणार्थियों के लिए सफ़ेद सड़क बनाई गई और भारतीय शरणार्थियों के लिए काली सड़क। पांचवा बिंदु, निराशा के कारण जापानी आक्रमण का जनता द्वारा कोई प्रतिरोध न किए जाने की आशंका से राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को संघर्ष प्रारंभ करना अपरिहार्य लगने लगा। अब हम समझेंगे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक गवालिया टैंक, बम्बई में। ठीक है, गवालिया टैंक में 8 अगस्त 1942 को आयोजित इस बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया और घोषणा की गई। क्या क्या घोषणाएं हुई 8 अगस्त 1942 को गवालिया टैंक, बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में? तो घोषणा जो हुई वो पहली घोषणा थी 8 अगस्त 1942 को पहली घोषणा हुई, भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए। दूसरा, घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत इस प्रकार की फासीवादी एवं साम्राज्यवादी शक्तियों से स्वयं की रक्षा करेगा और अपनी अक्षुण्णता को बनाए रखेगा। तीसरा, अंग्रेजों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। चौथा, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया गया। और चौथा, गांधी जी को संघर्ष का नेता घोषित किया गया। अब हम समझेंगे विभिन्न वर्गों को गांधी जी द्वारा दिए गए निर्देश। पढ़ रहे हैं। हालांकि गांधी जी द्वारा इन निर्देशों की घोषणा कांग्रेस की ग्वालियर टैंक बैठक में ही कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन उस समय उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया था। इनके तहत समाज के विभिन्न वर्गों को गांधी जी ने विभिन्न निर्देश दिए। ये निर्देश इस प्रकार से, सरकारी सेवकों को उन्होंने निर्देश दिया कि त्यागपत्र नहीं दें, लेकिन कांग्रेस से अपनी राजभक्ति घोषित कर दें। ठीक। दूसरा,
सैनिकों से उन्होंने कहा सेना से त्यागपत्र नहीं दें, किंतु अपने सहयोगियों भारतीयों पर गोली नहीं चलाएं। तीसरा, छात्रों से उन्होंने कहा यदि आत्मविश्वास की भावना हो तो शिक्षण संस्थाओं में जाना बंद कर दें और पढ़ाई छोड़ दें। कृषकों से उन्होंने कहा यदि जमींदार विरोधी हों तो पारस्परिक सहमति के आधार पर तय किया गया लगान अदा करते रहें, किंतु यदि जमींदार सरकार समर्थक हों तो लगान अदा करना बंद कर दें। इसके अलावा राज्य महाराजे से उन्होंने कहा जनता को सहयोग करें और अपनी प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करें। देशी रियासतों के लोगों से उन्होंने कहा शासकों का सहयोग तभी करें जब वे सरकार विरोधी हों, तथा सभी स्वयं को राष्ट्र का एक अंग घोषित करें। इस अवसर पर गांधी जी ने कहा था एक मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, जो मैं आपको देता हूँ, उसे आप अपने हृदय में अंकित करें और प्रत्येक सांस द्वारा व्यक्त करें। ये मंत्र है करो या मरो। या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे। अपनी गुलामी का स्थायित्व देखने के लिए हम जिंदा नहीं रहेंगे। अब हम समझेंगे आंदोलन का प्रसार। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सांगठनिक कार्यों तथा लगातार प्रचार अभियान से आंदोलन का वातावरण निर्मित कर चुके थे, लेकिन सरकार न तो कांग्रेस से किसी तरह के समझौते के पक्ष में थी और न ही वह आंदोलन के औपचारिक शुभारंभ की प्रतीक्षा कर सकती थी। फलतः उसने गिरफ्तारी और दमन के निर्देश जारी कर दिए। 9 अगस्त को प्रातः ही सभी महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया तथा अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया। इन शीर्षस्थ नेताओं की गिरफ्तारी से आंदोलन की बागडोर युवा उग्रवादी तत्वों के हाथों में आ गई। अब जन विद्रोह देखिए। जनता ने सरकारी सत्ता के प्रतीकों पर आक्रमण किया और सरकारी भवनों पर बलपूर्वक तिरंगा फहराया। सत्याग्रहियों ने गिरफ्तारियां दी, पुल उड़ा दिए, रेलों की पटरियां उखाड़ दी, तार एवं टेलीफोन की लाइनें काट दी। शिक्षण संस्थानों में छात्रों ने हड़तालें कर दी। छात्रों द्वारा जुलूस निकाले गए। उन्होंने गैर कानूनी पर्चे लिखे, जगह जगह उन्हें बांटने लगे और भूमिगत कार्यकर्ताओं के लिए संदेशवाहक का कार्य किया। अहमदाबाद, मुंबई, जमशेदपुर, अहमदनगर एवं पूना में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। अब भूमिगत गतिविधियों के संचालन का कार्य मुख्यतया समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य, गांधी आश्रम के अनुयायी तथा क्रांतिकारियों के हाथों में रहा। बम्बई, पूना, सतारा, बड़ौदा और गुजरात के अन्य भाग, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, संयुक्त प्रांत, बिहार एवं दिल्ली इन गतिविधियों के मुख्य केंद्र थे। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, छोटू भाई पुराणिक, अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी और आरपी गोयनका भूमिगत गतिविधियां संचालित करने वाले अग्रगण्य नेताओं में से थे। उषा मेहता ने बंबई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। भूमिगत गतिविधियों में संलग्न लोगों को व्यापक सहयोग मिल रहा था। उन्हें बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद दिया गया। इन आंदोलनकारियों का मुख्य उद्देश्य ये होता था कि सरकारी भवनों और संचार और यातायात के माध्यम से तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले किए जाएं तथा जो व्यक्ति सरकार के समर्थक हैं या सरकार की जासूसी करते हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। समानांतर सरकारें। अब हम समझेंगे समानांतर सरकारें क्या हैं और उस समय किस प्रकार से पृष्ठभूमि इनकी तैयार हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि देश के कई स्थानों में समानांतर सरकारों की स्थापना हो गई थी। सबसे पहले समझेंगे बलिया। अगस्त 1942 में केवल एक सप्ताह के लिए बलिया जो है, यहाँ पर चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। उनकी सरकार ने स्थानीय जिलाधिकारी के शासन के सभी अधिकार छीन लिए और जेल में बंद सभी कांग्रेस नेताओं को रिहा कर दिया। उसके पश्चात हम समझेंगे तामलुक। मिदनापुर में एक जगह है तामलुक, उसमें दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक 2 वर्ष तक यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। स्कूलों को अनुदान दिए, धनी लोगों का अतिरिक्त धन गरीबों में बांट दिया और एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया। तामलुक, मिदनापुर 1942 से 1944 तक। सतारा 1943 से 1945 तक। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। यहाँ प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार की स्थापना हो गई थी। प्रति सरकार ऐसे इस नाम से
सरकार की स्थापना में वाई चौहान तथा नाना पाटिल इत्यादि की प्रमुख भूमिका थी। सरकार के कार्यों में ग्रामीण पुस्तकालयों की स्थापना, न्यायदान मंडलों, जन आंदोलनों का गठन, शराबबंदी अभियान तथा गांधी विवाहों का आयोजन जैसे कार्यक्रम सम्मिलित थे। भारत छोड़ो आंदोलन में आम जनता ने आंदोलनकारियों को अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया। समाज का कोई भी वर्ग सहायता एवं सहयोग देने में पीछे नहीं रहा। उद्योगपतियों ने अनुदान, प्रश्रय और अन्य वस्तुओं के रूप में सहयोग दिया। छात्रों ने संदेशवाहक के रूप में सहयोग दिया। सामान्य ग्रामीणों ने सरकारी अधिकारियों को आंदोलनकारियों के संबंध में सूचनाएं देने से इनकार। इसके अलावा ट्रेन चालकों ने ट्रेन में बम, अन्य आवश्यक वस्तुएं ले जाकर पुलिस एवं सरकारी अधिकारियों ने सभी आंदोलनकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान किया। आंदोलन में जनता की भागीदारी। भारत छोड़ो आंदोलन में जनता की भागीदारी कई स्तरों पर थी। सबसे पहले युवक, मुख्य रूप से स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं की भूमिका देखें तो मुख्यतः स्कूल एवं कॉलेज की छात्राओं ने आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया। अन्य महिलाओं ने अरुणा, आसफ अली, सुचेता कृपलानी और उषा मेहता के नाम से प्रमुख है। ठीक है, बात करें किसानों की तो पूरे देश में किसान इस आंदोलन में की जान थे। किसान चाहे अमीर हों या गरीब, सभी ने आंदोलन में ऐतिहासिक भागीदारी निभाई। यहाँ तक कि कुछ जमींदारों ने भी आंदोलन में भाग लिया, विशेषकर दरभंगा के राजा जो काफ़ी बड़े जमींदार थे। किसानों ने केवल ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों को ही अपना निशाना बनाया और जमींदारों के विरुद्ध उन्होंने कोई हिंसा प्रदर्शित नहीं की। बंगाल जो है मिदनापुर, बिहार, बिहार, इसके अलावा महाराष्ट्र में सतारा, बंगाल में मिदनापुर, बिहार जगह है और महाराष्ट्र में सतारा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, यूपी और किसानों की गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और यूपी किसानों की गतिविधियों मुख्य भूमिका थी। सरकारी अधिकारी, विशेष रूप से प्रशासन एवं पुलिस के निचले तबके से संबद्ध अधिकारी, इन्होंने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। फलतः इस तबके के सरकारी अधिकारियों से सरकार का विश्वास समाप्त हो गया। मुसलमान, इन्होंने भूमिगत आंदोलनकारियों को प्रश्रय प्रदान किया। उन्होंने आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा का नामो निशान नहीं था। कम्युनिस्ट, यद्यपि इनका निर्णय आंदोलन के बहिष्कार करना था, फिर भी स्थानीय स्तर पर सैकड़ों कम्युनिस्टों ने आंदोलन में भाग लिया। देशी रियासतें, इनका सहयोग सामान्य था। अब हम समझते हैं सरकारी दमन किस प्रकार से किया गया। आंदोलनकारियों के विरुद्ध सरकार ने दमन की नीति का सहारा लिया और वह आंदोलन का पूर्ण रूपेण कुचल देने की नीति पर उतर आई। यद्यपि मार्शल लॉ नहीं लागू किया गया था, किंतु सरकार की दमनात्मक कार्रवाई अत्यंत गंभीर थी। प्रदर्शनकारियों पर निर्दयतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गोलियां बरसाई गई, अनुमानतः 10,000 लोग मारे गए। सरकार ने प्रेस पर हमला बोल दिया और कई समाचार पत्रों पर पाबंदी लगा दी। सेना ने कई शहरों को अपने नियंत्रण में ले लिया। पुलिस एवं गुप्तचर सेवाओं का साम्राज्य कायम हो गया। विद्रोही गांवों पर भारी जुर्माने लगाए गए। लोगों को सार्वजनिक रूप से कोड़े लगाए गए। भारत छोड़ो आंदोलन का मूल्यांकन। भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य केंद्र थे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मिदनापुर, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। छात्र, मजदूर एवं कृषक आंदोलन की रीढ़ थे। छात्र, मजदूर एवं कृषक आंदोलन की रीढ़ थे, जबकि उच्च वर्ग व नौकरशाही आंदोलन में तटस्थ बनी रही। इसके अलावा सरकार के प्रति निष्ठा रखने वाले तत्वों को आंदोलनकारियों ने देशद्रोही माना। आंदोलन से स्पष्ट हो गया भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना काफी गहराई तक घर कर चुकी है। आंदोलन से ये बात स्पष्ट होगी, भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत पर अब और अधिक शासन करना संभव नहीं है। पूर्ववर्ती आंदोलन की तुलना में इस आंदोलन में स्वतः स्फूर्तता का तत्व कहीं ज्यादा था। यद्यपि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों चरणों में भी कांग्रेस ने स्वतः स्फूर्त तत्वों के विकास की संभावनाओं को अवसर प्रदान किया था, किंतु 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये तत्व तुलनात्मक रूप से काफी अधिक था। असहयोग आंदोलन में भी था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन में ये काफी अधिक था। वस्तुतः गांधीवादी जन आंदोलन की रणनीति ये थी कि शीर्ष नेतृत्व कार्यक्रम की योजना बना देता था और उनका कार्यान्वयन जनता और स्थानीय सरकार के कार्यकर्ताओं के हाथों में छोड़ दिया जाता था। यद्यपि नेतृत्व को आंदोलन छेड़ने का अवसर न मिल पाने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा स्पष्ट नहीं की गई थी, किंतु एक बार जब कांग्रेस नेतृत्व एवं गांधी जी ने आंदोलन की
परिभाषित कर दिया। सभी लोग उत्प्रेरित होकर आंदोलन से जुड़ गए। इसके अतिरिक्त कांग्रेस भी सैद्धांतिक, राजनीतिक एवं संगठनात्मक तौर पर काफ़ी लंबे समय से इस संघर्ष को तैयारी कर रही थी। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि स्वतंत्रता संघर्ष के एजेंडे में भारत को तुरंत आज़ादी दिए जाने की मांग को सम्मिलित किया गया था। इस आंदोलन के पश्चात कांग्रेस का नेतृत्व तथा भारतीय इस मांग के संदर्भ में कभी नर्म नहीं पड़े। इस आंदोलन में जन सामान्य की भागीदारी अप्रत्याशित थी। लोगों ने अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया। यद्यपि उन्होंने जो प्रताड़ना सही वह अत्यंत बर्बर और अमानवीय थी तथा संघर्ष की परिस्थितियों में उनकी प्रतिकूल थी, किंतु आंदोलन के हर मोर्चे पर जनता ने अत्यंत सराहनीय भूमिका निभाई तथा आंदोलनकारियों को पूर्ण समर्थन एवं सहयोग प्रदान किया। अब हम समझते हैं गांधी जी का उपवास। सरकार गांधी जी पर लगातार सरकार गांधी जी पर लगातार दबाव डाल रही थी कि वे आंदोलन के दौरान हो रही व्यापक हिंसा के लिए आंदोलनकारियों की निंदा करें, लेकिन गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तथा यह तर्क दिया कि हिंसा के लिए सरकार की दमनकारी नीतियां ही उत्तरदायी हैं। सरकार ने इसी सरकारी दमन के विरोध में फरवरी 1943 में 21 दिन का उपवास प्रारंभ कर दिया गांधी जी ने। ठीक है, इसी दमन के विरोध में गांधी जी ने उपवास किया। फरवरी 1943 में 21 दिन का उपवास आरंभ किया। गांधी जी के उपवास की खबर पूरे देश में आक्रोश फैल गया। देश भर में प्रदर्शन, हड़ताल, जुलूसों का आयोजन किया गया। विदेशों में भी गांधी के उपवास की खबर में व्यापक प्रतिक्रिया हुई। सरकार से उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग हो गई। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से 3 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी के उपवास से निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल हुई। पहली, जनता के मनोबल में वृद्धि हुई। दूसरी, ब्रिटिश विरोधी भावनाएं और प्रखर हो गई। तीसरी, इसने राजनीतिक गतिविधियों के संचालन को नया अवसर प्रदान किया। चौथा, सरकार की सर्वोच्चता एवं दंभ की प्रवृत्ति का खुलासा हो गया। सरकार गांधी जी से किसी भी तरह का समझौता करने के पक्ष में नहीं थी तथा ये मानकर चल रही थी कि उपवास के कारण गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी तथा उनकी साम्राज्यवादी नीति का सबसे बड़ा कंटक दूर हो जाएगा। किंतु गांधी जी ने हमेशा की तरह अपने विरोधियों को मात दे दी तथा मरने से इनकार कर सरकारी मंसूबों पर पानी फेर दिया। आज़ाद हिंद फौज। अब हम समझेंगे आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी, INA, आई इंडियन नेशनल, एन और आर्मी ए। तो INA की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में मलाया में आया। मलाया एक जगह है, वहाँ पर मोहन सिंह के मन में आज़ाद हिंद फौज का आया। मोहन सिंह ब्रिटिश सेना में एक भारतीय सैन्य अधिकारी थे, किंतु कालांतर में उन्होंने साम्राज्यवादी ब्रिटिश सेना में सेवा के स्थान पर जापानी सेवा में सहायता करने से अंग्रेजों को भारत से निष्कासित करने का निश्चय किया। प्रथम चरण। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम चरण। जापानी सेना ने जब भारतीय युद्ध बंदियों को मोहन सिंह को सौंपना प्रारंभ कर दिया तो वे आज़ाद हिंद फौज की भर्ती करने लगे। सिंगापुर के जापानियों के हाथ में आने के पश्चात मोहन सिंह को 45,000 युद्धबंदी प्राप्त हुए। ये घटना अत्यंत महत्वपूर्ण थी। 1942 के अंत तक इनमें से 40,000 लोग आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित होने के लिए राजी हो गए। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों ने निश्चय किया कि वे कांग्रेस में भारतीयों द्वारा आमंत्रित किए जाने के पश्चात ही कार्रवाई करेंगे। बहुत से लोगों का यह मानना था कि आज़ाद हिंद फौज के कारण जापान दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयों से दुर्व्यवहार नहीं करेगा या भारत पर अधिकार करने के बारे में नहीं सोचेगा। जापान नहीं सोचेगा, ऐसा बहुत सारा भारतीयों को मानना था। ठीक है, बहुत सारे भारतीयों को माना कि आज़ाद हिंद फौज के कारण जापान ऐसा नहीं करेगा, नहीं सोचेगा। भारत छोड़ो आंदोलन ने आज़ाद हिंद फौज को एक नई ताकत प्रदान की। मलाया में ब्रिटेन के विरुद्ध तीव्र प्रदर्शन किए गए। 1 सितंबर 1942 को 16,300 सैनिकों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया गया। 1 सितंबर 1942 को 16,300 सैनिकों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन किया गया। इस समय तक जापान ये योजना बनाने लगा कि भारत पर आक्रमण किया जाए। भारतीय सैनिकों के संगठित होने से जापान अपनी योजना को मूर्त रूप देने हेतु उत्साहित हो गया। किंतु दिसंबर 1942 तक आते आते आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के प्रश्न पर मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों एवं जापानी अधिकारियों के बीच तीव्र मतभेद हो गया। दरअसल जापानी अधिकारियों की मंशा थी कि भारतीय सेना प्रतीकात्मक हो और उनकी संख्या 2,000 तक सीमित रखी जाए, किंतु मोहन सिंह का उद्देश्य 2 लाख सैनिकों की फौज तैयार करने का था, 2,000 नहीं। दूसरा चरण। आज़ाद हिंद फौज का द्वितीय चरण 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के सिंगापुर पहुंचने पर प्रारंभ हुआ। इससे पहले गांधी जी से मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से एक नए दल का गठन करना प्रारंभ कर दिया। 1940 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन करना शुरू कर दिया था सुभाष चंद्र बोस ने और उनके हाथों में आज़ाद हिंद फौज की बागडोर 1943 में 2 जुलाई 1943 में आई, ये समझ लीजिए। मार्च 1941 में वे भारत से भाग निकले, जहां उन्हें नज़रबंद कर रखा था।
भारत से पलायन के पश्चात उन्होंने रूसी नेताओं से मुलाकात कर ब्रिटेन के विरुद्ध ब्रिटेन के विरुद्ध सहायता देने की मांग की। जब जून 1941 में सोवियत संघ भी मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में सम्मिलित हो गया तो सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए। तत्पश्चात वहां से फरवरी 1943 में वे जापान पहुंचे। उन्होंने जापान से ब्रिटेन के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष प्रारंभ करने की मांग की। उन्होंने जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, फिर फरवरी 1943 में जापान पहुंचे। फरवरी के बाद जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां रास बिहारी बोस और अन्य लोगों से उन्होंने मदद की उनकी। यहाँ दक्षिण पूर्व एशिया में निवास करने वाले भारतीयों तथा बर्मा, मलाया एवं सिंगापुर के भारतीय युद्धबंदियों ने उन्हें महत्वपूर्ण सहायता पहुंचाई। अक्टूबर 1943 में उन्होंने सिंगापुर में अस्थायी भारतीय सरकार का गठन किया। सिंगापुर के अतिरिक्त रंगून में भी इसका मुख्यालय बनाया गया। दूरी राष्ट्रों ने इस सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। सैनिकों को गहन प्रशिक्षण दिया गया तथा फौज के लिए धन एकत्रित किया गया। नागरिकों को भी सेना में भर्ती किया गया। स्त्री सैनिकों को भी दल बनाया गया। उसे रानी झांसी रेजिमेंट नाम दिया गया। जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से भारत की स्वाधीनता के अंतिम युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1944 में भारत की स्वाधीनता के अंतिम युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगा गांधी जी से। शाहनवाज के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की एक बटालियन जापानी फौज के साथ भारत बर्मा सीमा पर हमले के लिए इम्फाल भेजी गई, किंतु यहाँ भारतीय सैनिकों से दुर्व्यवहार किया गया। उन्हें न केवल रसद हथियारों से वंचित रखा गया अपितु जापानी सैनिकों के निम्न स्तरीय काम करने के लिए भी बाध्य किया गया। इससे भारतीय सैनिकों का मनोबल टूट गया। इम्फाल अभियान की विफलता के तथा जापानी सैनिकों के पीछे लौटने से इस बात की उम्मीद समाप्त हो गई कि आज़ाद हिंद फौज भारत को स्वाधीनता दिला सकती हैं। जापान के द्वितीय विश्व युद्ध के आत्मसमर्पण के पश्चात अब आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को युद्धबंदी के रूप में भारत लाया गया और उन्हें कठोर दंड देने का प्रयास किया गया, तो भारत में उनके बचाव में एक सशक्त जन आंदोलन प्रारंभ हो गया। 1943 का अकाल। इस अकाल से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र था। दक्षिणी पश्चिमी बंगाल अकाल 1943 का, जिसमें तामलुक, कोंताई, डायमंड हार्बर क्षेत्र, ढाका, फरीदपुर, तिपेरा और नोआखाली सम्मिलित थे। अनुमान है कि इस मानव निर्मित भीषण अकाल में 15 से 30 लाख लोग काल के ग्रास बन गए। मरने वालों में अधिकांशतया महामारी, मलेरिया, हैजा और चेचक, कुपोषण एवं भूख के कारण मारे गए। इस भयानक दुर्भिक्ष के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। पहला, युद्ध प्रचार एवं युद्ध व्यय के कारण खाद्यान्नों की आपूर्ति बंद हो गई। दूसरा, बर्मा एवं दक्षिण पूर्वी एशिया से चावल का आयात बंद हो गया। तीसरा, राहत कार्य विलंब से प्रारंभ हुए और वे पर्याप्त नहीं थे। इसके अलावा केंद्रीय सरकार ने इसे प्रांतीय जिम्मेदारी कहकर कोई सहायता नहीं की। सहायता कार्य मुख्यतया बड़े शहरों में ही चलाया गया। धन के अभाव के कारण सहायता कार्य सीमित रहे। इन सभी कारणों से दुर्भिक्ष की भयंकरता बढ़ गई। अब हम समझेंगे राजगोपालाचारी फार्मूला 1944। इस बीच संवैधानिक गतिरोध को हल करने के बराबर प्रयास चल रहे थे। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ व्यक्तिगत प्रयास भी समस्या के समाधान हेतु किए गए। व्यक्तिगत स्तर पर गतिरोध को हल करने के सुझाव दिए गए और प्रस्ताव पेश किए गए। इसी तरह का व्यक्तिगत स्तर पर एक प्रयास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी राजगोपालाचारी ने किया। राजगोपालाचारी ने कांग्रेस से मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फार्मूले के नाम से जाना जाता है। ये फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी ने इस फार्मूले का समर्थन किया। इस फार्मूले की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। मुस्लिम लीग भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। प्रांत में अस्थायी सरकारों की स्थापना के कार्य में मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहायता करे। युद्ध की समाप्ति के पश्चात एक कमीशन उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत में उन क्षेत्रों को निर्धारित करें जहाँ मुसलमान स्पष्ट बहुमत में हैं। उस क्षेत्र में जनमत सर्वेक्षण करवाया जाए और उस आधार पर तय किया जाए कि वे भारत से पृथक होना चाहते हैं या नहीं। देश की विभाजन की स्थिति में आवश्यक विषयों प्रतिरक्षा, वाणिज्य, संचार तथा आवागमन इत्यादि के संबंध में दोनों के मध्य कोई संयुक्त समझौता हो जाए। ये बातें उसी स्थिति में स्वीकृत होंगी जब ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कर देगा।
जिन्ना की आपत्ति। जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर ले। उन्होंने ये भी मांग की कि उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में मुसलमानों को ही बहुमत देने का अधिकार दिया जाए, न कि पूरी जनसंख्या को। उन्होंने केंद्र में साझा सरकार के गठन के विचार का भी विरोध किया। हालांकि कांग्रेस भारतीय संघ की स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम लीग को पूर्ण सहयोग प्रदान किए जाने पर सहमत थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने भारतीय संघ की स्वतंत्रता की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया तथा संपूर्ण ध्यान केवल पाकिस्तान पर ही रखा, मतलब भारतीय संघ की स्वतंत्रता की मांग पर नहीं। हिंदू नेताओं जैसे वीर सावरकर ने राजगोपालाचारी फॉर्मूले को तीव्र आलोचना की। देसाई लियाकत समझौता। आप भी गतिरोध को दूर करने के प्रयास अभी भी गतिरोध दूर करने के प्रयास चल रहे थे। देसाई लियाकत समझौता समझते हैं। अभी भी गतिरोध को दूर करने के प्रयास चल रहे थे। इन्हीं प्रयासों के तहत केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस के नेता भूला भाई देसाई केंद्रीय विधानमंडल में ही मुस्लिम लीग के उप नेता लियाकत अली खान से मिले और दोनों ने मिलकर केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव में प्रावधान था कि अंतरिम सरकार में कांग्रेस और मुस्लिम दोनों केंद्रीय विधानमंडल से अपने समान सदस्यों को मनोनीत करेंगे। इसके अलावा सदस्यों में 20% संख्या अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित होंगे। लेकिन इस समझौता प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग मध्य कोई सहमति होने की बात तो दूर रही, दोनों के मध्य मतभेद और गहरे हो गए। बाद के वर्षों में इस मतभेद का व्यापक प्रभाव हुआ और विभाजन की धारणा और पुष्ट हो गई। ये है देसाई लियाकत। देसाई का मतलब भूला भाई देसाई, ठीक है, और लियाकत अली खां। अब हम समझते हैं वेवेल योजना। यद्यपि 1945 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की अवस्था पर तक पहुंच चुका था। 1945 में यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने की स्थिति पर पहुंच गया था, किंतु भारत पर जापान के आक्रमण का भय अभी भी बना हुआ था। ब्रिटेन में चर्चिल के नेतृत्व में रूढ़िवादी सरकार ये चाहती थी कि भारत में संवैधानिक प्रश्न को किसी भी तरह से हल कर दिया जाए। इसलिए वायसराय लॉर्ड वेवेल से कहा गया कि वो इस संबंध में भारत के नेताओं से विचार विमर्श कर समझौते का प्रयास करें। जून 1945 में सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। अब हम समझते हैं सरकार समस्या के समाधान हेतु क्यों तत्पर थी। पहला, 1945 के मध्य इंग्लैंड में चुनाव आयोजित होने वाले थे। 1945 के मध्य इंग्लैंड में चुनाव आयोजित होने वाले थे। रूढ़िवादी ये प्रदर्शित करना चाहते थे कि वे समस्या के समाधान हेतु गंभीर हैं, ठीक है। दूसरा, विभिन्न राष्ट्रों की ओर से ब्रिटेन पर लगातार ये दबाव डाला रहा था कि वे भारत का समर्थन प्राप्त करें, ठीक। तीसरा, सरकार भारतीयों की ऊर्जा की ऐसी दिशा में मोड़ना चाहती थी जो अंग्रेजों के लिए लाभदायक हो सके। अब योजना, सरकार की ओर से जब नया संविधान न बनने वायसराय की कार्यकारिणी के पुनर्गठन का प्रस्ताव पेश किया। इस उद्देश्य से वायसराय लॉर्ड वेवेल ने जून 1945 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जिसमें कांग्रेस, मुस्लिम लीग व अन्य लोगों ने भाग लिया। वेवेल योजना के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार थे, ठीक। अपवाद स्वरूप गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ को छोड़कर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में हिंदू मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। पुनर्गठित परिषद 1935 के अधिनियम के ढांचे के तहत अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। यद्यपि गवर्नर जनरल को निषेधाधिकार समाप्त नहीं किया जाएगा, परंतु उसका प्रयोग करना आवश्यक नहीं होगा। तीसरा, राजनीतिक दलों की एक संयुक्त सभा आहूत की जाएगी ताकि कार्यकारिणी की नियुक्ति के लिए एक सर्वसम्मत सूची प्रस्तुत की जा सके। किंतु यदि इस मसले पर आम सहमति न बन सके तो इस कार्य के लिए पृथक पृथक सूचियां प्रस्तुत की जाएं। इस बात की पूरी संभावना रखी गई है कि जैसे युद्ध में ब्रिटेन को निर्णायक विजय प्राप्त होती है, नए संविधान के निर्माण की आवश्यक प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया। मुस्लिम लीग ये चाहते थे कि लीग को समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाए और वायसराय की सूची में मुस्लिम लीग से बाहर का कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए। लीग को इस बात का भय था कि अल्पसंख्यक वर्ग में अनुसूचित जातियां, सिख और ईसाइयों इत्यादि की प्रतिनिधि होने थे, जिससे प्रस्तावित कार्यकारिणी में मुसलमानों की संख्या केवल 1/3 रह जाएगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि पंजाब के संघवादी दल के मलिक खिजर हयात खां, जो मुस्लिम लीग के नहीं थे, उन्होंने वेवेल योजना कार्यकारिणी में रखना चाहते थे। संघवादी दल के मलिक खिजर हयात खां, जो मुस्लिम लीग के नहीं थे, वेवेल उन्हें कार्यकारिणी में रखना चाहते थे। कांग्रेस की प्रतिक्रिया।
कांग्रेस ने यह कहकर वेल योजना का विरोध किया कि इसका प्रयास है कि कांग्रेस की छवि विशुद्ध सवर्ण हिंदू दल की बनकर रह जाए। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने यह मांग की थी कि उसे यह अधिकार दिया जाए कि वह सदस्यों के मनोनयन के सभी संप्रदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकें। वेवेल की भूल। वेवेल द्वारा शिमला सम्मेलन को असफल कहकर समाप्त कर दिए जाने से मुस्लिम लीग की स्थिति मजबूत हो गई। इससे लीग और सुदृढ़ होकर उभरी, जिसका प्रमाण 1945 से 1946 के चुनाव में मिल गया। वेवेल के कदम से जिन्ना की स्थिति में भी अत्यधिक सुधार आया और इसने ब्रिटेन के चर्चिल के नेतृत्व में रूढ़िवादी सरकार के मुखौटे को अनावृत कर दिया। अब इस अध्याय का सारांश समझें तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ क्यों किया गया? क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में भारतीय मांगों को पूरा करने के लिए सरकारी इच्छा शक्ति का अभाव था। ठीक, युद्ध के समय उत्पन्न कठिनाइयों से उपजा जन असंतोष इसमें एक कारण था। ब्रिटेन की अपराजयता का भ्रम टूटना भी इसमें कारण था। संभावित जापानी आक्रमण के मद्देनजर भारतीय नेताओं की जनता को तैयार करने की अभिलाषा भारत छोड़ो आंदोलन का कारण बनी। इसके बाद हम समझते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक बम्बई में 8 अगस्त 1942 को। बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसके बाद हम 8 अगस्त के बाद 9 अगस्त 1942 में सभी प्रमुख कांग्रेस नेता गिरफ्तार कर लिए गए। अगले ही दिन मुख्य गतिविधियां। जनता विद्रोह एवं प्रदर्शन पर उतारू हो गई और मुख्यतया पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मुख्यतया सरकारी भवनों और प्रतीकों पर आक्रमण किए गए। आंदोलनकारियों को समुचित नेतृत्व प्रदान करने के लिए कुछ नेताओं की भूमिक गतिविधियां शामिल रही। इसमें बलिया उत्तर प्रदेश, तामलुक पश्चिम बंगाल और सतारा महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल नहीं मतलब तामलुक बंगाल उस समय का, सतारा महाराष्ट्र में समानांतर सरकारों का समाज के विभिन्न वर्ग समांतर सरकारों का गठन किया गया। इसके अलावा समाज के विभिन्न वर्ग जिन्होंने आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया, युवा, महिलाएं, श्रमिक, किसान, सरकारी सेवक, साम्यवादी। इसके अलावा फरवरी 1943 में गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया और 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। अब आज़ाद हिंद फौज, इसके 2 चरण हमने पढ़े। फिर राजगोपालाचारी फार्मूला, मार्च 1944 में फार्मूला प्रस्तुत किया गया। देश के विभाजन की स्थिति में रक्षा, वाणिज्य एवं दूरसंचार इत्यादि मुद्दों का संचालन एक ही केंद्र यानी कॉमन सेंटर से किया जाएगा। जिन्ना ने फार्मूले को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे चाहते थे कि कांग्रेस द्विराष्ट्र को सिद्धांत को स्वीकार कर ले। इसके अलावा देसाई लियाकत समझौता, केंद्रीय कार्यकारिणी में कांग्रेस और मुस्लिम दोनों का समान प्रतिनिधित्व, वो 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित किए जाए। इसके बाद वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन जून 1945। वेवेल योजना 1945 में अपवाद स्वरूप गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़कर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या में बराबर रखी जाएगी। मुस्लिम लीग ने शर्त रखी कि परिषद के सभी मुसलमानों का मनोनयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग ने ऐसी शर्त रखी और कार्यकारिणी परिषद में सांप्रदायिक निषेधाधिकार की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वेवेल योजना उसे विशुद्ध सवर्ण हिंदू दल घोषित करने का प्रयास है। इसके पश्चात हम समझेंगे युद्धोपरांत राष्ट्रीय परिदृश्य। तो युद्धोपरांत राष्ट्रीय परिदृश्य ये अध्याय हम समझेंगे और इस अध्याय को पढ़ने के उपरांत हम जो अध्याय पढ़ेंगे उस अध्याय का नाम क्या होगा, एक सेकंड रुकिएगा, मैं बता देता हूँ। वो अध्याय होगा स्वतंत्रता एवं विभाजन। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे ऊपर वाला अध्याय।